तो आज की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने चल रहे हैं। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है बेटा जो दो सरफेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन अगर हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझें तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा होगा तो इस ऑब्जेक्ट का बोलो वेट ऐसा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन किसने ऑफर किया है? नीचे की सरफेस ने। अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं आगे की तरफ एक फोर्स लगा दूं तो इसमें अपोजिंग फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स कहलाता है बेटा फ्रिक्शन का फोर्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक, फ्रिक्शन का ये जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहां पर म्यू कहलाता है और म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू सिंपली मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस पर डिपेंड करता है। कोई सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, और वो हमें क्वेश्चन में अलग अलग जो भी होगा वो हमें गिवन होगा। क्लियर? अभी फिलहाल फ्रिक्शन के टाइप्स पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू आपको फ्रिक्शन का पूरा पिक्चर क्लियर होगा। बाकी देखो फ्रिक्शन ये जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन में, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जो भी चीजें आपने लॉज ऑफ मोशन में अभी तक पढ़ी हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो भी न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, उसमें सिर्फ अब एक काम हमें और कर देना है कि भाई फ्रिक्शन भी है, दैट्स इट। बाकी सब जो जैसे कर रहे थे वैसे ही होगा, वही पुली, वही टेंशन, वही एक्सेलरेशन, सिर्फ एक फोर्स और बढ़ जाएगा। तो आप समझ लो आप एक नए फोर्स को पढ़ रहे हो जिसका एक फॉर्मूला है दैट इज म्यू एन। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन तीन तरह का होता है। सबसे पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक और वी कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई मुझे बताएगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? आप लोगों ने फ्रिक्शन अभी तक पढ़ा कि नहीं स्कूल में या कहीं भी? नहीं पढ़ा? ठीक है, देखो फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है, तो उस समय लगने वाला जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन नाम से क्लियर है, आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और मूविंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? डायनेमिक और काइनेटिक। मैटर ये है कि सर आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर इस चीज को हम लोग एक छोटी सी कंडीशन के हिसाब से समझें, मान लो कोई पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे किसी की खोपड़ी लग रही नहीं, अगर मान लो कोई ये तो खतरनाक बॉडी बन रही है, अगर ये ये बात उन्होंने सही कहा है ना। अब ये एकदम देखो बॉडी डोले वोले हैं इसके, ठीक, और अगर कोई है ये कोई एक पर्सन है, ये सिक्स पैक एब्स वाला है, ठीक है, ये कोई पर्सन लेटा हुआ है। लेट अस सपोज ये है द ग्रेट खली। द ग्रेट खली का नाम तो सुना ही होगा, है ना, राक्षस जैसा आदमी है। कितनी हाइट है उनकी? 7 फुट से ज्यादा।
7 फुट से ज्यादा हाइट है और उनका जो वेट है वो कितना है, 250 किलो से ज्यादा है। ठीक, हाँ, तो हमने इसीलिए बोला राक्षस टाइप का आदमी है। तो ये खली साहब लेटे हुए हैं, ठीक है, और खली साहब लेटे थे और बच्चे बच्चे ही होते हैं, तो इन लोग के मन में आया कि सर हम इसको खींचेंगे। ठीक, चारवी के मन में आया कि सर हम इसको खींचेंगे और खींच के हम इसको इधर उधर खिसका देंगे, ये मेरे कमरे में यहाँ लेटा हुआ है, जगह नहीं है। ठीक, तो इन्होंने इसको खींचना शुरू किया। ठीक है, हालांकि हाथ पैर कुछ दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ इन्होंने खींचा होगा। जब इन्होंने इसको खींचना शुरू किया तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जितनी लगा सकती थी इन्होंने पूरी ताकत लगा दिया, और पता चला भाई साहब खली की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना आराम से सो रहा था, सो ही रहा है, ये अपना खींचे पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा, ना वो हिल रहा है, ना उसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक, फिर इन्होंने कहा अपने साथ की और लड़कियों को बुला लिया कि भाई तुम लोग भी आ जाओ, थोड़ा मेरी मदद करो। तो ये तीनों और भी इनके साथ आ गई, 4 लड़कियां हो गई, चारों ने मिलकर खींचा। अब जरा समझिएगा एक एक करके। मान लेते हैं इनके ऊपर इन लोगों ने, चारों ने मिल करके जो फोर्स लगाया वो फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन का है, और चारों मिल करके जब खींच रहे थे तो भी खली साहब की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना आराम से सो रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि कोई ना कोई, देखो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया बेटा, तो उसमें बोलो उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आना चाहिए। भाई F बराबर ma होता है। अगर आपने फोर्स लगाया है तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो बोलो वेलोसिटी में चेंज भी 100% होगा। और अगर ये लेटे थे, रेस्ट पर थे और रेस्ट पर ही बने हैं, मतलब इनकी सेहत पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा, बोलो भाई। और अगर आप इधर से खींच रहे हो, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और फिर भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इनके ऊपर नेट फोर्स कितना रहा होगा, 0। तो अगर ये 100 न्यूटन मैंने लगाया और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इनके ऊपर एक फोर्स कोई लग रहा होगा जो कि अपोजिंग डायरेक्शन में है, और वही फोर्स क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो 100 न्यूटन आपने लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना है, 100 न्यूटन, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन्होंने कहा यार और लड़कियां सब साथ में आ जाओ, तो वो तीनों भी ऐड हो गई। अब टोटल 7-8 लड़कियां मिलकर के पूरी ताकत लगा रही हैं अपनी तरफ से, और इन लोगों ने मान लो सारे फोर्स को बढ़ा करके इन लोगों ने अपनी तरफ से टोटल फोर्स लगा दिया। फॉर एग्जांपल सब ने मिलजुल कर 500 न्यूटन, ठीक, 500 न्यूटन का फोर्स इन सब ने मिलकर के अपनी तरफ से लगा दिया, लेकिन तब भी भाई साहब खली की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब अभी फिर से नेट फोर्स कितना है, इसका मतलब अब फ्रिक्शन कितना हो गया, 500 न्यूटन। फिर इन लोगों ने देखा कि यार अब तो लड़कियों पे बात आ गई है, इज्जत की बात है, तो ये सब भी उसमें इंक्लूड हो गई ग्रुप में, और इस सब ने मिलकर के, सारी लड़कियों ने मिलकर खींचना शुरू किया और फोर्स लगा दिया 1500 न्यूटन। सबसे ज्यादा ताकत इसने लगाई, खूब ताकत लगाया, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसने खूब ताकत लगाया 1000 न्यूटन का, और 1500 न्यूटन का फोर्स हो गया। लेकिन अभी भी भाई साहब खली की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली अब फ्रिक्शन कितना हो गया, 1500। देखो इस छोटी सी इस स्टोरी से एक रिजल्ट तो ये निकल करके आ रहा है कि जैसे जैसे बेटा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा। तो इन्होंने कहा यार अब लड़कों को बुलाओ थोड़ा जो, तो इन्होंने इनको बुलाया, इनको बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, सब लड़के भी आ गए। लड़के थोड़ा वो अपना शो करने के चक्कर में कि भाई वो खींचना है अब, ठीक है, तो लड़कों ने खूब ताकत लगाई, सब ने मिलजुल करके, सब बच्चे सब जुड़ गए। अल्टीमेटली पता चला 4500 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं। मतलब अब फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, 4500 न्यूटन का। लेकिन यार ऑब्जेक्ट कभी ना कभी तो मूव करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता हम लोग खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे, फोर्स बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कभी वो मूव ही नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं भाई। ये अंगद का पैर तो है नहीं कि बिल्कुल मूव ना करे, या वो क्या शिव धनुष भी नहीं है कि बिल्कुल हिले ही ना चाहे जितना फोर्स लगाओ। तो पता चला, आपने कहा सर अब आप भी आ जाओ, जब सब आ ही गए हैं तो आप भी अपनी एंट्री कर लो इसमें। हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए
और हम आप लोग की तरह लेबर तो थे नहीं, हम पढ़े लिखे इंजीनियर थे, तो हमने खाली इस फोर्स को 4500 से बढ़ा करके मैंने सिर्फ 4501 न्यूटन किया, और सिर्फ ऐसे हाथ रखा, रखते ही पता चला ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया। अब मैटर ये है, देखो कभी ना कभी तो मूव करता ही है, ऐसा तो है नहीं कि कभी करता नहीं। तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते गए 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 1500, 2500, 3500, धीरे धीरे 4500 तक हम पहुंच गए, ऑब्जेक्ट लेकिन अभी तक मूव नहीं किया। लेकिन ये पता चल गया था कि अब 4500 के आगे कोई 2 न्यूटन भी लगा देगा, 1 न्यूटन भी लगा देगा, तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट जस्ट मूव नहीं कर रहा था, या कहो जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट करने वाला है लेकिन अभी नहीं मूव कर रहा, वो कंडीशन कौन सी थी? 4500 न्यूटन वाली। क्लियर? जैसे ही 4501 न्यूटन का फोर्स लगा, अब पता चला ऑब्जेक्ट ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस देखो बेटा आ गई। सबसे पहली सिचुएशन वो थी जिसमें हम फोर्स लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, उस समय लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे ये मान लो ये मेज है आपके सामने, ठीक, पोडियम है, इस पे मैंने देखो इतना फोर्स लगाया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या मेरा ये फोर्स लग ही नहीं रहा है, लग रहा है, लेकिन इस पर कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स है, और वो फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो अभी मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, नहीं हिल रहा, थोड़ा और ज्यादा लगाया, अभी भी नहीं हिल रहा। इसका मतलब अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है तो इसके ऊपर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे यहां 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन तक फ्रिक्शन बढ़ा, यानी कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा कंडीशन वो था, अब जब 4501, 4505, 4510 न्यूटन का फोर्स है जिस पर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर चुका है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और अब लगने वाला जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है दैट इज नोन एज डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कितने टाइप हो गए भाई? 3। क्या ये तीनों टाइप आपके दिमाग में क्लियर है एकदम? ठीक, देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब जैसे जैसे फोर्स लगता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक, सो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं लिखूं Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। उसके बाद उसकी अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जिसको हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब है इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही लिमिटिंग कहलाता है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है? लिमिटिंग। इन दोनों ही कंडीशंस में बोलो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ना उसमें ना इसमें। ठीक, इधर तो कोई उम्मीद भी नहीं थी मूव करने की, लेकिन इसमें यह पता चल गया कि इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है? मूव करने वाला है। तो अब अपना जो थर्ड आता है दैट इज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कार खड़ी है बाहर, मान लो पंचर है कार, ठीक, आप लोग धक्का दे रहे हो, तो कार जब रेस्ट पर होती है तब धक्का देना कठिन है, मतलब मूव करवाना कठिन है, जब या ऑलरेडी मूव कर रही हो?
पहली बार धक्का देकर के मूव कराना बोलो कठिन है, जब एक बार ढनकना शुरू हो जाती है फिर तो आप सिंपल हाथ लगा के भी सब लोग खड़े हो जाओ तो अपने आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ जाएगी। बोलो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा कब होती है? इस सिचुएशन। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। देखो स्टैटिक की भी मैक्सिमम वैल्यू तो खुद ही लिमिटिंग है, ठीक। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जबकि काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो इन दोनों से ही छोटा होता है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। ग्राफ अगर मैं आपको फ्रिक्शन का बताऊं तो जरा चेक करिएगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी चेंज होगा, ठीक। सोचिएगा इनिशियली जब एक्सटर्नल फोर्स बेटा 0 था तब फ्रिक्शन भी कितना था? 0। भाई अगर मैं अभी इसको नहीं खींच रहा हूं तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 0। फ्रिक्शन जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे बोलो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब हमने 100 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 100 हुआ, जब हमने 150 किया तो फ्रिक्शन 150, 200, 500, 1000, 4500 तक हम लोग बढ़ाते चले गए, ठीक। फिर एक एक्सट्रीम कंडीशन बनेगा, इसके बाद फ्रिक्शन हल्का सा कम होकर के कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यहां पर फ्रिक्शन की, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां पर जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल भी है, इसीलिए सेल्फ एडजस्टिंग नेचर किस फ्रिक्शन का होता है? स्टैटिक का। लिमिटिंग मैक्सिमम है, काइनेटिक उसके बाद कांस्टेंट है। तो ये फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ होता है। अगर मैं आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताऊं या फ्रिक्शन में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है अगर मैं उनकी बात करूं तो पहले एक एक करके देखते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए आपके पास कौन कौन से लॉज हैं? सबसे पहला फ्रिक्शन का लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन, कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। दूसरा लॉ था लिमिटिंग का डेफिनेशन, तीसरा था काइनेटिक का डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, है ना। उसके बाद जो मेन पॉइंट है लॉ में वो ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कई बार बच्चों को लगता है सर भारी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, हल्के ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन वेट पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर करता है? नॉर्मल रिएक्शन पर। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमेशा वेट के बराबर होगी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा डाउनवर्ड और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड, तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? वेट के। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हो जो कि कुछ थीटा एंगल बना रहा है मान लो, अब इस बार आप जरा चेक करिएगा, वेट लगेगा ऐसा और नॉर्मल रिएक्शन बोलो लगेगा ऐसा, सही है। इस बार ये नॉर्मल रिएक्शन बोलो कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? W cos थीटा, और इधर की तरफ वो नॉर्मल रिएक्शन इस बार कितने के बराबर है? W cos थीटा के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन W cos थीटा के बराबर और cos थीटा बहुत छोटा हो। अगर cos थीटा छोटा होगा तो बोलो W cos थीटा अपने आप बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये लॉ याद रखिएगा कि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप दौड़ते हुए और जो बच्चे ने स्लाइड कर जाते हैं तो आप स्लाइड कर जाओ, किस वेलोसिटी से आप वहां पे सरक रहे हो उससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब किससे है? नॉर्मल रिएक्शन से। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो।
इट डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर मैं ऐसे मान लो ऐसे चल रहा हूं तो इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है और मैं लेट के ऐसे चलूं उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है, बोथ इज सेम। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहां टेबल पे चल रहा है ऐसे या ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में एरिया आता ही नहीं है। क्लियर। फिर अगला देखो, डिपेंड किस पर करता है, इट डिपेंड्स ऑन रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस। ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के बेटा रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। दैट्स इट। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ठीक। इसके आगे अब छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं यहां इसमें, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। अगर आपसे कहा जाए कि भाई डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा क्या बताओगे? मैथमेटिकली बता दो कंडीशन क्या होगा, डेफिनेशन इसका। भाई F बराबर क्या होता है? म्यू एन। तो म्यू कितना होगा? म्यू कितना होगा? F by n. So it is simply defined as the ratio of acting frictional force to the normal reaction. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। सिंपल छोटा सा डेफिनेशन एकदम। अगला जो डेफिनेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का देखो मतलब क्या है, डायग्राम पहले समझ लो, एंगल तो समझ में आ ही जाएगा। अगर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सही है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है, ये दोनों बोलो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सारे ही फोर्सेस वेक्टर होते हैं। वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आता है आप लोगों को? एड सम ऑफ वेक्टर्स। सम ऑफ वेक्टर्स करने के कितने तरीके सिखाए मैंने? ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगन्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। 4 मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं, जिसमें अगर मैं पैरेललोग्राम्स लॉ अप्लाई करूं तो जरा देखो, इसके पैरेलल यहां से बनाया और इसके पैरेलल यहां से बनाएंगे। बोलो भाई। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो रिजल्टेंट ये होगा? बोलो बेटा। यही रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होता है अल्फा, दैट अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लैंग्वेज में क्या बताओगे आप? इट इज द एंगल बिटवीन, हाँ बताइए, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन and resultant are of normal reaction with frictional force। चेक करो, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। लेकिन रिजल्टेंट किसका है? किसका रिजल्टेंट है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का ये जो रिजल्टेंट है, उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस वाले ट्रायंगल में हम लोग tan अल्फा अप्लाई करें, tan अल्फा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो ये होगा, अगर ये F है तो क्या ये भी F होगा?
और बेस ये है, बेस कितने के बराबर है, n के बराबर। फ्रिक्शन खुद किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू एन बाई एन, म्यू से म्यू कैंसिल हुआ, एन से एन कैंसिल हुआ, तो म्यू बराबर क्या आया, tan अल्फा। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू बराबर कितने के आता है, tan अल्फा के। अगर मुझको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। इसी में एक छोटा सा डेफिनेशन और आता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज, जरा एक चीज मुझे बताइएगा, अगर एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर m मास का ऑब्जेक्ट है और इसका एंगल है 30 डिग्री, और एक ये प्लेन है जिसका एंगल है 60 डिग्री, दोनों में से ऑब्जेक्ट नीचे किस में जल्दी आएगा, 60 वाले पर। इसका मतलब एंगल को जब मैं कम करता हूं तो ऑब्जेक्ट के नीचे आने की जो टेंडेंसी है वो कम होने लगती है। कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा भी होगा जिस पर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रीपोज। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रीपोज, जीरो पर तो ऑलरेडी नीचे आ गया। जैसे आप देखो मान लो ये कोई एंगल थीटा है, ठीक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस पर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा। और अगर आपने बोला सर वो एंगल जीरो है, तो जीरो पे तो ऑलरेडी नीचे पहुंच गया। बोलो यार, जीरो के ऊपर भी एक एंगल ऐसा होगा जिस पर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जैसे अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, या ये एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट आपके सामने देखो एक यहां टेबल पे रखा है, ठीक, जब ये टेबल ऐसा था, देखो ऐसा, इसको मैं जैसे ही छोड़ रहा हूं बोलो तुरंत नीचे जा रहा है, जा रहा है। अब मैंने एंगल को कम किया, देखो नहीं जा रहा है, देखना किसी ना किसी एक एंगल पर तो जाएगा नीचे। अब देखो ये वो एंगल है जिस पर रखते ही कहां जा रहा है, किसी हालत में रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा मैंने कम किया, कोई एक पर्टिकुलर एंगल, देखो कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिलेगा जिस पर ऑब्जेक्ट हमारा रुक जाएगा, ठीक। जैसे ही मैं ऊपर करूंगा कोई पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिलेगा जिस पर ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। दिस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन एट विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। कई बार ऐसे झूले होते हैं, वो जो सरकने वाला झूला होता है ऐसा स्लोप वाला, पता चला बैठ गए हम सरक ही नहीं रहे, ऐसा होता है, हुआ किसी के साथ ऐसा, क्यों भाई, हुआ है ना, ऐसा होता है। एंड इसका कोई लेना देना मतलब वेट से नहीं है, इसका लेना देना किससे है, एंगल ऑफ रिपोज। कई ऐसे झूले होते हैं जिसको अगर बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया तो उस पर जो भी बैठेगा वही फंसेगा, और फिर आप अपनी ऐसे ताकत लगा के फिर आप ऐसे सरक के आओगे नीचे, ऐसा होता है, ठीक। तो कहने का मतलब वो एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, मतलब जिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर ये ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, दैट एंगल, in fact that minimum angle of inclination at which the object, yes, at which the object is at equilibrium
द ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम। देखो रेस्ट और इक्विलिब्रियम दो अलग अलग चीजें हैं भाई, है ना। द ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एंगल ऑफ रीपोज। उसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रीपोज। क्लियर है? तो इसका मतलब जरा इस सिचुएशन में देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट का बेटा वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर लाइक दिस, और अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा। इस mg के कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। एक कंपोनेंट mg का चेक करो, ये है mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट mg का ये है mg sin थीटा। जरा चेक करिए, नॉर्मल रिएक्शन तो एक बार mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन mg sin थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट किधर आने की कोशिश करता है? नीचे। तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? कई बार बच्चे आंसर देते हैं सर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रॉन्ग। वेट तो mg के बराबर है ना, लेकिन ये mg की वजह से नीचे नहीं आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है? mg sin थीटा की वजह से नीचे आ रहा है। क्लियर? ये वेट के एक कंपोनेंट की वजह से नीचे आ रहा है। फिलहाल अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक। और सोचो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 के बराबर। तो आप नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा के बराबर हो गया। ये जो फ्रिक्शन का फोर्स आपका है ये कितने के बराबर हो जाएगा? mg sin थीटा के बराबर। और फ्रिक्शन म्यू n के बराबर होता है। ठीक। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रिक्शन इटसेल्फ इज इक्वल टू म्यू n, so mu n is equal to mg sin थीटा। तो बेटा म्यू और n कितना है? mg cos थीटा। तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। जरा चेक करिए, mg से mg हुआ कैंसिल, तो म्यू बराबर कितना आया? tan थीटा, जिसमें ये थीटा किसका एंगल था? इंक्लिनेशन का। उसी एंगल को क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ रीपोज। और यही म्यू tan अल्फा के भी बराबर है, जिसमें अल्फा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ। इसका मतलब कि ये जो म्यू है जो कि tan अल्फा भी होता है, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू। तो यानी कि ये जो एंगल ऑफ रिपोज आपका होता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा सरफेस है जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो 1/√3 के बराबर, कोई सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 1/√3 के बराबर है, तो क्या आप मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता सकते हैं? ये म्यू जो है ये किसके बराबर होता है? tan अल्फा के बराबर। बोलो भाई, tan अल्फा अगर 1/√3 है तो अल्फा कितना होगा? यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाल लिया 30 डिग्री के बराबर है। अब अगर मैं इस जगह पर, इस सरफेस पर मैं एक ऐसा इंक्लिनेशन का एक प्लेन बनाऊं 30 डिग्री का, तो क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इंक्लिनेशन का ये जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो उससे हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता होगा। और अगर इतने ही एंगल का आप स्लोप बना दीजिए तो फिर अब ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो चाहे जितना भारी हो चाहे जितना हल्का हो, उससे नहीं मतलब है। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में आ गया? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी कितना होगा? 0। मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा। और अगर वो ऑलरेडी सरकता हुआ आ रहा था तो सरक जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर तो अब वो नीचे नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, एंगल ऑफ रिपोज बता दिया। एक छोटा सा डेफिनेशन और बनता है कोन ऑफ फ्रिक्शन का, तो वो हो सकता है किसी से पूछा जाए। कोन ऑफ फ्रिक्शन
बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट लगेगा ऐसा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फोर्स आगे लगेगा तो फ्रिक्शन किधर होगा भाई, पीछे। ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा क्या वो ऐसा होगा, ये आर, ठीक। और इतना तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अगर यहीं पर बस सिर्फ एक कोण ऐसा बना के कंप्लीट कर दिया जाए तो यही कोण कहलाता है कोण ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसा कोण जिसका वर्टेक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हो, जिसका एक्सिस नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग हो, और जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो, उस कोण को बोलते हैं कोण ऑफ फ्रिक्शन। क्या मैंने बोला, ऐसा कोण जिसका वर्टेक्स कहां पर हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो मैं लिख रहा हूं वर्टेक्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक्सिस अलोंग नॉर्मल रिएक्शन, एंड सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी समझते हैं, हाफ, सेमी वर्टेक्स एंगल as angle of friction alpha, that cone is known as cone of friction। एकदम आसान सी चीज, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, क्लियर है। इसको बना के लिख लेंगे, that cone whose vertex is at point of contact, axis is along normal reaction and semi vertex angle is angle of friction, that cone is called cone of friction। सिंपल सा डेफिनेशन, क्लियर। अब एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्लाइंड प्लेन, देखो फ्रिक्शन में इतना ही था जो मैंने आपको बताया, बस यही है फ्रिक्शन। अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए जरा, इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पर प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे ले जाने में जो मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स इसके ऊपर लगाई पड़े, या सिंपल बोला जाए, इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो आप मुझे बताइए। Calculate the value of maximum or minimum force required to make this block is in equilibrium। इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो बताइए। तो देखते हैं पहले कि मैक्सिमम फोर्स कब रिक्वायर्ड होगा और मिनिमम कब रिक्वायर्ड होगा, ठीक। सबसे पहला काम इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ये एंगल थीटा, तो इधर होगा mg cos थीटा और इधर होगा mg sin थीटा। जरा सोचिए, अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, और अगर ये ऊपर जा रहा है तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। सही है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स आप लगाओगे किधर लगाओगे, ऊपर। देखो फ्रिक्शन तो अपने आप लग रहा है ना, मैंने तो लगाया नहीं। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, ये तो पूछा गया। तो जो फोर्स हमने लगाया होगा इसको रोकने के लिए, क्या वो फोर्स इधर की तरफ रहा होगा, एफ फोर्स। तो जरा इस एफ का इक्वेशन बताइए। देखो सबसे पहली चीज तो साफ साफ दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, क्लियर। दूसरी चीज, ये जो F है, दैट F प्लस फ्रिक्शन, जरा चेक करिए क्या वो इतने के बराबर है ना। इसका मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट फोर्स विल बी mg sin थीटा प्लस, नहीं, माइनस फ्रिक्शन, क्लियर। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन में ये एंगल थीटा है, ये वही ऑब्जेक्ट है इस बार, लेकिन हम लोगों ने माना कि ऑब्जेक्ट जो है किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। ये mg है मान लो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये थीटा है, इधर की तरफ mg cos थीटा है और इधर की तरफ mg sin थीटा है। सोचना जरा, अगर ऑब्जेक्ट देखो इस वाले में नीचे जा रहा था, फ्रिक्शन ऊपर लगा, अगर
इस बार ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हमने फिर से एक फोर्स इसके ऊपर लगाया होगा, बोलो भाई, एफ फोर्स। ठीक भाई, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों नीचे है तो ऑब्जेक्ट को तो नीचे ही आ जाना चाहिए, बट अगर मैं उसको इक्विलिब्रियम में रोकना चाहता हूं तो इसका मतलब उस सिचुएशन में हमने फोर्स फिर से ऊपर लगाया होगा। और अब अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो अब जरा देखो इक्वेशन क्या बनेगा। नॉर्मल रिएक्शन फिर से कितने के बराबर है, लेकिन इस बार जो F होगा दैट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, mg साइन थीटा माइनस F, और मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड है, तो दिस इज F मिनिमम। फिलहाल वैल्यू निकालते हैं, F मिनिमम इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू n और n ये रखा है, so that is mu mg cos थीटा। इज दिस क्लियर? और आपसे कहें कि भाई मैक्सिमम फोर्स बताओ कितना रिक्वायर्ड है, so that will be mg sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा। हो सकता है आपसे कहें दोनों का रेशियो, तो हम डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? देखो फ्रिक्शन में है कुछ नहीं, जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ रखी थी बस उसी में एक फोर्स और ऐड हो गया और उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में बस एक बात ध्यान रखना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका जो मास है वो मान लो 15 kg के बराबर है। और म्यू एस की वैल्यू हमें पता है, इसको थोड़ा इजी करते हैं, 10 kg। ठीक, जीरो 0.15, ठीक, म्यू एस। और म्यू के जो है वो आपको मान लो गिवन है 0.10। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसके ऊपर लगने वाला मुझे आप फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास पता है, उसका देखो एक्सेलरेशन पता है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी हमें पता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट हमको पता है। आपसे कहा गया कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए, बताओ जरा, लगाओ दिमाग, फ्रिक्शन कितना होगा यहां पर। बताओ भाई, इवन एक्सेलरेशन को भी मैं और आपके लिए नॉर्मल कर दे रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हियर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू कितना है 0.15 और n कितना है बेटा। देखो पहली बात, जब भी कभी क्वेश्चन है आपके लिए, चलो और आसान करते हैं, 2 फ्रिक्शन भी हमने हटा दिए, एक ही फ्रिक्शन है, चलो म्यू एस, ठीक, ताकि डाउट ना आए मन में कोई कि ये वाला लें कि वो वाला लें, ठीक, एक ही है। अब जरा बताओ मुझे कितना फ्रिक्शन का फोर्स होगा। हाँ भाई, इसका जो वेट है वो बोलो 100 न्यूटन होगा, 10 जी, जी10 ले लो। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, n के बराबर, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कितना लगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 100 आया। इस पर फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा,
15 न्यूटन। पक्की बात है। इस ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो बेटा इस पर फोर्स अभी कितना लग रहा है? अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है और इस पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। सही है। फ्रिक्शन इस पर कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट में। फोर्स किधर लग रहा है? राइट में। तो इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में चले जाना चाहिए फिर तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सेलरेशन ये है, मास ये है और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ये है, तो जरा मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए। देखो, अगर आपने केवल फार्मूला रटा हुआ है तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन हो गया म्यू एन के बराबर। म्यू है सर 0.15 और नॉर्मल रिएक्शन है सर 100, तो फ्रिक्शन हो गया 15 न्यूटन। गलत है। देखो, अगर अप्लाइड फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, है ना, विच इज स्मॉलर देन, अगर मैंने म्यूएस यूज किया है तो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन है? और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन खुद कैसा होता है? सेल्फ एडजस्ट। आपने म्यूएस जो यूज कर लिया ये एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए गिवन होता है। ये जो 15 न्यूटन आपने निकाला ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये क्या है? अगर सोचो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। लेकिन क्या एग्जैक्टली यही फ्रिक्शन अभी लग रहा है? नहीं। खली को खींचने में मैक्सिमम फ्रिक्शन 4500 न्यूटन तक लग सकता था, लेकिन जब आपने 100 न्यूटन लगाया था तो फ्रिक्शन भी कितना था? 100 न्यूटन था। ये ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 15। लेकिन अगर तुमने 10 न्यूटन लगाया है तो फ्रिक्शन भी कितना है? 10 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यार। जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन तक जा सकता है और तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहां पर? 10 न्यूटन। ठीक। अगर मैं अप्लाइड फोर्स, जैसे मैंने पहले लिखा था कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, एक्सेलरेशन होता 2, तो फिर फोर्स कितना था? 20। अगर वो फोर्स 20 होता तब फ्रिक्शन कितना था? 15। क्या ये बात समझ में आई? तो फिलहाल अगली क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे।